अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। BAFY सेमेस्टर सेकेंड अफसाना और ड्रामा पेपर नंबर 3 के आज इस लेक्चर में मैं आप सभी तलबा व तालिबात का खैर मुक़द्दम करता हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसे आप वाकिफ़ हैं कि हमारी निसाब में अफसाना और ड्रामा ये दो मौज़ूआत को शामिल किया गया है। इससे क़ब्ल के लेक्चर में हम लोगों ने अफसाने की तारीफ़ का मुताला किया था। बादज़ा अफसाने की तारीफ़ के हम जो है उसके अज़्ज़ाए तरकीबी पढ़ रहे थे। अज़्ज़ाए तरकीबी तक़रीबन 1 2 3 4 5 तक़रीबन 5 अज़्ज़ाए तरकीबी हैं इसके। और इससे क़ब्ल के लेक्चर में हमने इसका अहम अज्जा यानी प्लाट इसका मुताला किया था। प्लाट किसे कहते हैं, प्लाट और कहानी, प्लाट अफसाने में क्या अहमियत रखता है। जैसे कि हमने जाना कि प्लाट जितना गुता हुआ और मरबूत होगा इसी कदर वो अच्छा समझा जाएगा। प्लाट नावल में बुनियादी किरदार अदा करता है। ये मुख्तलिफ़ वाक़ियात की तरतीब और एक वाक़ये का दूसरे वाक़ये से रब्त जो है प्लाट कहलाता है। उसके बाद जो दूसरा अहम जुज़ है वो है किरदार। कहानी और प्लाट के बाद नावल के अज़्ज़ाए तरकीबी में बहुत अहम अज्जा जो है, अहम जुज़ जो है वो किरदार का है। किरदार के बग़ैर कहानी आगे नहीं बढ़ सकती है और ना तो कहानी बयान की जा सकती है, ना प्लाट की तामीर हो सकती है। नावलों में आम तौर पर इंसानी किरदार ही पेश किए जाते हैं। जैसे कि अफ़सानी अदब की जो एक अहम सिन्फ़ है दास्तानों में हम देखते हैं कि ऐसे किरदार होते हैं जिनको हम लोगों ने आज तक देखा नहीं। माफ़ौक़ अल-फ़ितरत अनासिर भी इसमें शामिल होते हैं, जिन, शयातीन, परी वग़ैरह। और इसमें जो कुछ भी कहानी पेश की जाती है दास्तानों में, उसका बहुत कुछ हद तक हकीकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। उसके बरक्स अफ़साने में जो कहानी पेश की जाती है उसका ताना बुना इंसानी हकीकी ज़िंदगी से ही बुना जाता है। यानी आम तौर पर इंसानी किरदार इसमें जो कहानी पेश की जाती है वो इंसानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, लिहाजा इसमें जो किरदार होंगे वो इंसानी किरदार ही होंगे। इंसानी ज़िंदगी के अहम तरीन हक़ाइक़ जो हैं वो 5 हैं। कौन कौन से हैं? पैदाइश, ग़िज़ा, नींद, मोहब्बत और मौत। पहली और आखिरी हकीकत, पहली यानी पैदाइश और दूसरी आखिरी यानी मौत, हमारे लिए हमेशा राज़ सरबस्ता रही। ये दोनों हकीकतें हमारे तजुर्बे में तो आती हैं लेकिन इसके बावजूद हमारे तजुर्बे से बाहर रहती है। इन दोनों हक़ाइक़ के बारे में हम ना तो कुछ जानते हैं और ना उनके बारे में बता सकते हैं कि कौन दुनिया में कब आएगा और कौन दुनिया से कब जाएगा। ये दोनों हकीकतें अटल हैं। पैदाइश अटल है, ठीक है, दुनिया में किसी का आना है तय है, लेकिन कौन कब आएगा हम किसी के ताल्लुक़ से नहीं कह सकते। और मौत भी अटल है, कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत कुरान में भी कहा गया है, लेकिन कब होगी इंसानी ज़िंदगी का, कब ख़ात्मा होगा ये हम बता नहीं सकते हैं। ग़िज़ा और नींद भी हमारी ज़िंदगी की दो अहम हकीकतें हैं। रोज़ाना हम 24 घंटों में से 8 घंटे सोने में गुजार देते हैं और 2-3 घंटे कम अज़ कम खाने में, मजमूई तौर पर 10 घंटे नींद और ग़िज़ा की नज़र हो जाते हैं। सिर्फ 14 घंटे रोज़ाना हम काम करते हैं जिसमें हम सब कुछ करते हैं। 14 घंटे में जो हम जागते हुए गुजारते हैं ये हमारी ज़िंदगी का हकीकी वक्त कहलाया जा सकता है। इन 14 घंटों में से 5वीं हकीकत यानी मोहब्बत के लिए हम कितने घंटे सर्फ करते हैं इसका हिसाब रखना मुश्किल है। मोहब्बत को अपने वसी तरीन मायनों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें माँ बाप, बहन भाई, मोहब्बत मुख्तलिफ़ अक़साम की हो सकती है। माँ बाप की भी मोहब्बत हो सकती है,
भाई बहन की मोहब्बत हो सकती है, दोस्त अहबाब की मोहब्बत हो सकती है, वतन से मोहब्बत हो सकती है ना। मुख्तलिफ़ किस्म की मोहब्बतें शामिल हैं। नावल में ज़िंदगी के इन हक़ाइक़ को किस तरह पेश किया जाता है, इस पर गौर करें तो हम बाज़ दिलचस्प नताइज तक पहुँच सकते हैं। हकीकी इंसानों और अफसानवी इंसानों में इन्हीं 5 हक़ाइक़ के लिहाज से फ़र्क और इम्तियाज़ पैदा होता है। हकीकी इंसान के लिए नींद, खाना पीना, नहाना धोना लाजमी होता है। हम 3 वक्त खाते हैं, इसी तरह सोते हैं और दूसरी तमाम बातें लाजमी तौर पर अंजाम देते हैं। हकीकी इंसान। अफसानवी इंसान गोया रोज़ाना सोता है, ना खाना खाता है, ना ज़िंदगी की दूसरी हाजतें पूरी करता है। यानी जब हम किसी अफसाने में किसी किरदार को पेश करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम उसको खाना खाता हुआ बताए, सोता हुआ बताए या दिगर और मसरूफियात की तकमील कर या हाजतों को पूरा करते हुए बताए, या इसको ऐसा करते हुए नहीं दिखाया जाता। अलबत्ता अफसानवी किरदार की ज़िंदगी में मोहब्बत बहुत ज़्यादा गालिब रहती है। नावल में इन हक़ाइक़ को किस तरह पेश किया जा रहा है, इससे नावल की कामयाबी और अहमियत मुतय्यन होती है। नावल के किरदारों का अगर बग़ौर मुताला किया जाए तो हम इनको 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक ख़ास तरह के किरदार जिनके औसाफ और सिफ़तें नहीं बदलती, शुरू से लेकर आखिर तक एक ही किरदार के हामिल उसमें शख्सियतें होती हैं। इनको फोस्टर ने फ्लैट या एक रुखे किरदार कहा है। फ्लैट यानी एक जैसे किरदार, वो बदलते नहीं। एक रुखे किरदारों के बाद औसाफ हमेशा कायम रहते हैं। इनमें हालत ज़मा और मकान की तब्दीलियों का कोई असर नहीं होता है। किरदार जो कुछ भी कहानियों में पेश किए जाते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक वो जिनके किरदार हमेशा एक जैसे कायम होते रहते हैं। कहानी शुरू से इब्तिदा तक अगर वो नेक है तो नेक ही रहते हैं, अगर वो बद है तो वो बुरे ही रहते हैं, जिसे एक रुखे किरदार कहा गया। ज़मा व मकान की तब्दीलियों का इन पर कोई असर नहीं होता है। किरदारों को नावल की कुछ किरदार ऐसे भी होते हैं जिनको हम मज़ाहिया कहते हैं, जैसे नज़ीर अहमद के तौबतुन नसूह का ज़ाहिरदार बेग। इस किरदार की ज़ाहिरदारी हर जगह पर कायम है। तो इस तरह के कुछ किरदार होते हैं। कुछ बुरे किरदार भी होते हैं जो इब्तिदा से लेकर आखिर तक बुराई पर ही कायम रहते हैं। अब तीसरा इसका जो जुज़ है वो है मुकालमे। अफसाने में मुकालमे भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि ड्रामाई कैफियत मुकालमों के ज़रिए ही पैदा होती है। मुकालमे कितनी या क्या अहमियत रखते हैं, इसको ड्रामे के ज़रिए ही समझा जा सकता है। ड्रामा जितना खूबसूरत होगा और उसमें जितने अच्छे मुकालमे लिखे जाएंगे, चूँकि मुकालमे उमूमन इंसान के जहन पर नक्श कर जाते हैं, देर पा नक्श कायम कर जाते हैं। जितने अच्छे मुकालमे लिखे जाएंगे उतना ही अच्छी कहानी तस्वुर की जाएगी। लिहाजा मुकालमे नावल में हो या अफसाने में हो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मुकालमे कितने या क्या अहमियत रखते हैं, इसको ड्रामे के ज़रिए समझ सकते हैं। ड्रामे में मुकालमों के ज़रिए कहानी बयान की जाती है। अगर मुकालमे ना हो तो कहानी बयान करना मुश्किल होता है। प्लाट सामने आता है, किरदार पर रोशनी पड़ती है, या इसी वजह से फ़ारसी में कहा गया है, मतलब ये कि जब तक तामर्द सुखन ना गुफ्त बाशुद, ऐब वो हुनरश नहफ्ता बाशुद, मतलब ये कि जब तक आदमी गुफ्तगू नहीं करता उस वक्त तक उसके ऐब वो हुनर पोशीदा रहते हैं। बिल्कुल इसी के मुताबिक नावल में किरदारों के ऐब हुनर, उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सामने आती हैं। अगर बुरा किरदार है तो वो बुरे मुकालमे ही अदा करता है। अगर अच्छा किरदार है नावल में, अफसाने में, तो वो जो है अच्छे जो है मुकालमे को बयान करता है। असल में अफसाने में अफसाने को जब बयान किया जाता है तो वो एक कहानी की शक्ल में होता है अफसाना। इसी वजह से नावल को
یا افسانے کو پاکٹ سیکٹر بھی کہا جاتا ہے۔ ناول میں افسانے میں ڈرامے کے سارے اجزاء موجود ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ڈرامے کو ایکشن یا عمل کے ذریعے سٹیج پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ ناول میں بیانیہ سے کام لائی کر تمام باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ افسانے میں ڈرامے میں مکالمے کی اسی اہمیت کو دیکھ کر اودھ پنج کے زمانے کے ایک ڈرامہ نگار سید محمد آزاد نے اپنے ڈرامے نوابی دربار کے دیباچے میں ڈرامے کے لیے فسانہ مکالمہ کی اصطلاح وضع کی تھی۔ مکالمے کردار کو نمایاں کرنے میں بےحد نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ افسانے میں مکالموں کی وجہ سے ڈرامائیت پیدا ہوتی ہے۔ مکالموں کے ذریعے افسانے میں کرداروں کی سماجی حیثیت، طبقہ، تہذیبی پس منظر اور نفسیاتی و جذباتی کیفیت نمایاں ہوتی ہے۔ مکالمے میں افسانے کو اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا پڑتا ہے افسانہ نگار کو کہ ہر کردار اپنے طبقے اور اپنی حیثیت کے مطابق بات کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک غریب آدمی ہے اور وہ اس کے مکالمے اس طرح ہے کہ وہ کروڑوں کی بات کر رہا ہے۔ ایک چور ہے افسانے کا کردار، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ مکالمے ادا کر رہا ہے تو اچھائی اور سچائی کی بات کر رہا ہے، تو یہ غیر مناسب مکالمے کہلائیں گے۔ یعنی کردار سے مکالموں کا تعلق ہونا ضروری ہے۔ اگر کردار ایک طرز کے ہو، مکالمے ایک طرز کے ہو، تو پھر وہ جو ہے بدنمائی کا داغ بن جاتا ہے ناول کے لیے، اور ناول بے معنی سا ہو جاتا ہے، پڑھنے والے کے لیے بوریت کا اظہار کرتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب مکالمے ادا کیے جا رہے ہیں تو ناول نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس سے مکالمے ادا کروا رہا ہے وہ مکالمے اور مکالمے ادا کرنے والا دونوں میں مطابقت ہونا ضروری ہے۔ ایک عالم اور ایک عام آدمی کی گفتگو میں جو فرق ہوگا اس کو ملحوظ رکھنا افسانہ نگار کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ایک شہنشاہ اور ایک غلام، ایک ملکہ اور ایک بانی کے مکالموں ہی سے ان کی سماجی حیثیت اور مقام و مرتبہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے کرداروں کو ابھارنے میں مکالمے کی بےحد اہمیت ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد کا ایک اہم جز ہے، وہ ہے زمان و مکان۔ زمان و مکان یا پس منظر بھی افسانے میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ جس طرح سفید کاغذ پر سیاہ قلم کے نقش بےحد نمایاں ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح پس منظر سے افسانے کے کردار واقعات نما ہوتے ہیں۔ افسانے کے پڑھتے ہوئے اس کے پس منظر کی طرف خیال نہیں جاتا، اس لیے کہ پس منظر کرداروں اور واقعات ہی کو سامنے لاتا ہے۔ پس منظر کی وجہ سے افسانے کی ایک خاص فضا تیار ہوتی ہے۔ پس منظر کی وجہ سے کرداروں کی حالات اور ان کا ماحول سامنے آتا ہے۔ جب افسانہ نگار کسی خاص جگہ اور خاص زمانے کو پیش کرتا ہے تو اس کے مطابق کردار اور واقعات کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اگر جنگ آزادی کا تذکرہ ہے تو ظاہری بات ہے آزادی کے وقت ملک کی کیا کیفیت تھی، اس وقت کیا زمان و مکان تھا، کس طریقے کے کیفیات رہتے تھے، لوگ کیسے رہتے تھے، زبان کیسی تھی، تہذیب کیسی تھی، ہے نا۔ یہ اس وقت کے تمام حالات کو، کیفیات کو جو ہے افسانہ نگار کا کام ہے کہ اسی طرز پر ہی پیش کی جائے۔ ایسا نہیں کہ 50 سال پہلے کے ہندوستان کو، 100 سال پہلے کے ہندوستان کو کی کہانی بیان کی جا رہی ہے افسانے میں، اور افسانہ کس طرح پیش کیا جا رہا ہے، آج کے اس کا زمان و مکان اس طرح سے بتایا جا رہا ہے، آج کے موجودہ صدی کے دور سے بتایا جا رہا ہے، تو یہ مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ زمان و مکان میں اور کردار میں ان میں بھی مطابقت ہونا بہت ضروری ہے۔ ہاں، تو افسانہ نگار کسی خاص جگہ اور خاص زمانے کو پیش کرتا ہے تو اس کے مطابق کردار اور واقعات کو بھی پیش کرتا ہے، کیونکہ ہر جگہ کی خصوصیت الگ ہوتی ہے اور ہر زمانے کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ اس بات کو دو مشہور ناولوں کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ امراؤ جان ادا اور گاودان اردو کے یہ بہت ہی اہم ناول ہیں۔ ان ناولوں کے زمان اور مکان ان کا پس منظر ہی ہے جو ان ناولوں کو
پورے ماحول اور فضا کو بدل کر رکھتا ہے۔ گاودان آزادی سے قبل کی کہانی ہے۔ کس طرح کی کہانی ہے، کردار کیسے ہیں، زمان و مکان کیسا ہے، دیہات ہے، اس کا پس منظر کیا، یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ افسانے کی اصل پذیری میں اس کا پس منظر بڑی خاموشی سے کام کرتا ہے۔ بہرکیف آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ افسانے میں اس کے اجزائے ترکیبی میں خاص طور پر مکالمے کیا اہمیت رکھتے ہیں، زمان و مکان کیا اہمیت رکھتا ہے، مکالمے اور کردار میں کس طرح کی مطابقت ہونا ضروری ہے، یہ تمام باتوں کو جاننا بھی ضروری تھا۔ مکالمے کے بعد ہم نے زمان و مکان دیکھا ہے۔ زمان و مکان میں بھی جو ہے افسانہ نگاری میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ افسانہ نگاری میں زمان و مکان، کہانی کو جس زمان میں پیش کیا جا رہا ہے اسی طرز کی پس منظر کو پیش کرنا ضروری ہے۔ کہانی آزادی سے تعلق رکھتی ہے تو اسی طریقے کا پس منظر کہانی میں پیش ہونا چاہیے۔ کہانی کسی دیہات کی ہے تو دیہاتی پس منظر ہی اس میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کہانی آج کی صدی کی ہے، آج کی ترقی یافتہ دور کی ہے، اور پس منظر اس طرح بیان کیا جا رہا ہے کہ بہت ہی قدیم زمانے کا اس سے عکس نظر آتا ہے، تو پھر یہ مطابقت نہیں رکھتا اور وہ افسانے کی ناکامیابی کہلائی جا سکتی ہے۔ دیگر اور اجزائے ترکیبی کو انشاءاللہ تعالی عزیز ہم دوسرے لیکچر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔